हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। तो हम चंदन कुमार आपको वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरसीपी। और यहाँ पे पढ़ाई जाती है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की। तो आप राइट कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहिए, यानी कि आरसीपी के साथ जुड़े रहिए और अपने स्टडीज को कंटिन्यू कीजिए। तो जैसा हमने आपको वादा किया था कि हम आज के लेक्चर्स में, यानी कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको प्रॉमिस किया था, अगर आप वीडियो को देखे होंगे और अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक पर क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 4, 5 सारे लेक्चर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे लेक्चर्स के लिंक दिए गए हैं। तो आप हमारे लिंक पे क्लिक करके सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो आज जो है हम लोग जिसका इंतजार रहता है हमेशा बच्चों को, कुछ बच्चों को तो इंतजार न भी रहता होगा, तो जिस बच्चों को इंतजार रहता है उसकी आज मनोकामना पूरी होने वाली है। मतलब कि हम आज करने वाले हैं क्वेश्चंस। किस पे क्वेश्चन? जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो सीखा था उस पे हम लोग आज बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करने वाले हैं। और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जेई नीट के और बोर्ड में क्या क्या डिफरेंसेज होती है सवालों में, किस तरीके से नीट के सवाल में बनाए जाते हैं, किस तरह के जेई के सवाल बनाए जाते हैं और किस तरह के हमारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में, यानी कि 12th के एग्जाम्स में कैसे सवाल बनाए जाते हैं, हम सब पे बारीकी बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको हमारे आरसीपी चैनल पे आपको जुड़ा रहना पड़ेगा। हमारे कुछ बच्चों हमें मेल भी करते हैं आजकल, वो डीपीपी को सॉल्व करते हैं और हमें मेल भी करते हैं। कुछ बच्चे ने, अभी नाम हम किसी का जिक्र करना नहीं चाहेंगे, कुछ बच्चे ना के बराबर मतलब 2-3 बच्चे हमें मेल किए हैं और हमें वो स्पेशली लिखे हैं कि आपके जो डीपीपी हैं वो क्वेश्चंस होते तो हैं लेकिन लिटिल बिट टफ होता है। तो हमारे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीट एंड जेई में लास्ट 5 ईयर से कंपटीशन थोड़ी बहुत हाई होती जा रही है, क्योंकि सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत और भी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। तो वो जरूरत जो है मेहनत वाली, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही कर पाएंगे। हम किसके थ्रू कर पाते हैं? क्वेश्चंस के थ्रू ही कर पाते हैं। अगर क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहेगा तो आप बहुत मजे से कर पाओगे, चीजों को एनालिसिस करके समझोगे। कोई बच्चा बहुत थ्योरी अच्छे से पढ़ लेता है और वो चाहता है कि कम्पिटेटिव एग्जाम जाके क्रैक कर दूं, इट इज नॉट पॉसिबल टू दोज स्टूडेंट। तो यानी कि सारे स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे लेक्चर्स को, थ्योरी लेक्चर्स को देखने के बाद आप हमारे डीपीपी को जरूर 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 लगाइए। और डीपीपी में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे एक ईमेल आईडी, जो मैं अक्सर नाम लेता हूं, कुछ बच्चों को टेंशन हो जाती होगी तो मैं अक्सर नाम लेता हूं, उसका नाम है rcp@gmail.com। तो ये आपका सफर, हमारा सफर चलता रहे, बस आपका साथ बनता रहे, है कि नहीं? तो सफर को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे क्योंकि आपका भी समय इंपॉर्टेंट होता है ना? तो हम आज के मेनू में, आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा। तो आज आपके मेनू में लेक्चर नंबर 9 है और हम लोग पढ़ने वाले क्या है? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता ही है। नीट और जेई में सवाल अक्सर पूछे जा रहे हैं इससे। ट्रेंडिंग टॉपिक जो बोलते हैं ना, वीडियो ट्रेंड कर जाना, तो वीडियो ट्रेंडिंग की तरह इसका टॉपिक भी ट्रेंडिंग है। तो ये जो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। हम बारी बारी से सारे सवाल को हम देखने वाले हैं। अच्छा, फिर हम क्या पढ़ेंगे? डाइपोल। जैसा कि नाम है डाइपोल, दो पोल वाला है। तो दो पोल में कैसे कैसे डाइपोल होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं डाइपोल को, उसकी डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ क्या होती होगी, कैसे लोग डाइपोल को मेजरमेंट करते हैं, क्या डायरेक्शन होती है, तमाम सारी बातें हम डाइपोल के अंदर में पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं डाइपोल के अंदर में? हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। मतलब डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसके एक्सिस पे क्या होती है, उसके बाजू में क्या होती है, उसके आजू में क्या होती है, वो सब के सब हम जानेंगे। लेकिन कैसे जानेंगे? हम उस लेक्चर के थ्रू जानेंगे। तो आज की क्लास, यानी कि आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम इसको हटाएंगे।
तो जैसा कि हमने बोला कि इस सवाल से ही आज हमारी लेक्चर स्टार्ट होने वाली है। किससे स्टार्ट होने वाली है? सवाल से स्टार्ट होने वाली है। और हम आपको सवाल दे रहे हैं, आप ईमानदारी से कीजिएगा। सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी उसी पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन से मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो वो क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने दिखाई देने लग गया होगा। और क्वेश्चन से क्या लिखा हुआ है कि few electric field lines for a system of two charges Q1 and Q2 fixed at two different points on the x-axis are shown in the figure. These lines suggest that। तो ये जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, तो आपके सामने एक Q1 दिखाई दे रहा होगा और आपके सामने एक Q2 दिखाई दे रहा होगा। दो चार्जेस दिखाई दे रही होगी, Q1 एंड Q2। अगर आप Q2 में देखोगे तो और Q1 में देखोगे तो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, जा रही है। तो एक Q1 वाले जो चार्जेस है मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूं, क्योंकि ये सवाल का फोटो बनाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल का टास्क है। आप साथ साथ देखते जाओ, आपके पास ये फोटो सामने आ रही होगी और उसमें आप देखते जाओ। तो देखो, पहली बात ये कि ये मल्टीपल चॉइस सवाल है। कैसा सवाल है? मल्टीपल चॉइस। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, स्क्रीन को पॉज कर दो, करो सवाल को। कर लिया? सवाल को कर लिया होगा। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो यहां पर जो दो चार्जेज है Q1 और एक Q2, अगर आप देखेंगे तो Q1 जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो Q1 तो 100% वो कैसी चार्जेज होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप 100% क्या बोलोगे? पॉजिटिव। वेरी गुड। Q2 को देखोगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ गई है, तो वो कैसा चार्ज होगा बेटा? नेगेटिव। ये भी आप श्योर हो कि अच्छा ऐसी बात है। अब देखते हैं इसकी मैग्नीट्यूड। दो ऑप्शन में तो मैग्नीट्यूड की चर्चा किया, तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए? जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड जो है उसकी ज्यादा होती है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर एक ही सवाल में दो दो चार्जेज आपको दिखाई देते और उसमें से मैग्नीट्यूड की चर्चा करना चाहे तो किसकी ज्यादा होती है? जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा निकलती है। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा किससे निकल रहे हैं? तो Q1 को देखो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, 1 2 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 और 4 यानी 4 9 4 13, 13 निकल रहे हैं। और Q2 में जा कितने रहे? 1 2 3, 3 3 6 1 7 2 9। तो मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। Q1 का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा। तो 100% Q1 ज्यादा होगा। क्या आपको ये बात समझ में आया होगा? अब आइए दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो दूसरे ऑप्शन की तरफ में यहां पर देखिए, जैसे ही आपने ये पता लगा लिया कि Q1 और Q2 में आपको जो हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं उसमें सवाल नहीं लिखा हुआ होता है। जानबूझ के नहीं लिखता हूं, क्योंकि इतनी मेहनत मैं क्यों करूं, थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करो। लेक्चर्स को देखो, उसमें सवाल नोट करो और उसमें से उसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन भी काफी शॉर्ट रहते हैं। हमने पता लगाया कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Q1 का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा है किससे? Q2 से। अब यानी कि Q2 छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। आपको कैसे पता लग गया? क्योंकि उसमें देखो Q2 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर की तरफ में गई है और इससे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है बाहर की तरफ। तो 100% ये नेगेटिव चार्जेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास में ही होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो उसमें ऑप्शन डी वाला मैच करने लग गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है Q2 के पास में यानी राइट साइड में 0 होगा। अब तुम्हारे मन में सवाल डायरेक्ट आया होगा कि सर आप ये कैसे कह देते हो कि Q2 के पास में ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? तो प्यारे गधे, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने ये भी बोला था कि जब दो चार्जेज अपोजिट नेचर के होते हैं, जब दो चार्जेज किस तरह के नेचर के होते हैं? अपोजिट नेचर के होते हैं, तो इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करता है वो स्मॉलर चार्ज के पास में करता है। किसके पास में करता है? स्मॉलर चार्ज के पास में करता है। तो दिस इज द स्मॉलर चार्ज एंड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नियर दिस स्मॉलर चार्ज। इसका मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम होल्ड करेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स का 0 होना। आप हमसे पढ़े होंगे नेट फोर्स यानी कि क्या हो जाना? 0 हो जाना। किसका मतलब होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब। अब
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में नेट फोर्स जीरो का मतलब होता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाना, जीरो हो जाना। दैट इज द सिंपल, दैट इज द सिंपल। और ये चीजें आप हमेशा याद रखेंगे सवाल से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा सवाल से, सवाल से कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है नियर द स्मॉलर चार्ज, नियर द स्मॉलर चार्ज। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना, ये बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट से। तो इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट को अगर आप रिवाइज करके फॉर्मेटिंग को आप अगर समझ लेते हैं तो ये कौन बड़ी बात नहीं है। हमने आपका 10 मिनट समय लिया है, अभी तक एक सवाल हुए हैं। क्या हम चले दूसरे सवाल की तरफ? क्या आप बात समझ में आ गई? तो आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल जो है वो नीट का है और ये 1994 में आया हुआ है। दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल लिखा हुआ है द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्ज Q1 एंड Q2। व्हाट आर द साइन ऑफ द टू चार्जेस? अब तो मैं इसको कर ही नहीं रहा हूं, अब तो मैं इसको कर ही नहीं रहा हूं। क्या हो जाएगा Q1 एंड Q2? क्या हो जाएगा Q1 एंड Q2? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा Q1 एंड Q2? पॉजिटिव। समझ में आ गया क्या? तो Q1 एंड Q2 पॉजिटिव है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से उधर दोनों को रिपल्सन कर रही है, बीच में न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप सवाल को देखोगे, आई होप आपको आवाज अच्छी क्लियर आ रही होगी, अगर आप सवाल को देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बीच में जीरो होता है, जिसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते थे, नल पॉइंट भी बोल दो, न्यूट्रल पॉइंट बोलते थे। तो न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है जब पॉजिटिव चार्जेज जब होती है दोनों के दोनों, तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में एग्जिस्ट करती है। और अगर अनइक्वल अमाउंट का चार्जेज अगर होती है तो न्यूट्रल पॉइंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो छोटे वाले चार्जेज के पास में एग्जिस्ट करती है। तो क्या आप इंजॉय कर पा रहे हैं सवाल को? क्या अगले सवाल की तरफ बढ़ जाए अगले सवाल, या फिर बोर हो रहे हो? या फिर एक कहानी सुना दूं? कहानी सुनोगे? सुनाऊं कहानी? नहीं सुनते हैं, चलते हैं पढ़ लेते हैं। तो जो है नेक्स्ट जो सवाल है, मेरे सामने एक बुक है उसमें से सवाल मैं दे रहा हूं। ये IIT में आया हुआ सवाल है और सवाल जो है आपके सामने है। लिखा हुआ है 3 पॉजिटिव चार्जेज ऑफ इक्वल वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। द रिजल्टेंट लाइन ऑफ फोर्स शुड बी स्केचेड एज इन। सवाल आप देख लिए। सवाल को अगर देखोगे तो आपको खुद से करने की इच्छा करेगी, तब खुद से करोगे। और आपको मोस्ट प्रोबेबली जो है कुछ बच्चे फर्स्ट सोचेंगे, कुछ सेकंड सोचेंगे, कुछ थर्ड सोचेंगे, कुछ फोर्थ सोचेंगे, कुछ बोलेंगे खुदा जाने महफिल क्या होगी, यही सोचेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें मैं फोटो बना नहीं सकता हूं, आपके सामने है फोटो, आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर देख रहे होगे तो क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहली बात है कि पॉजिटिव चार्जेज है, सबसे पहली बात है तीनों कैसे चार्जेज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन दो ऑप्शन में है, एक बी ऑप्शन में एक सी ऑप्शन में। अब दोनों में से कोई एक होना चाहिए। फर्स्ट वाला ऑप्शन तो यही है कि रिपल्सन नहीं है, तीनों चार्जेज में एक दूसरे से जुड़ गए हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। और फर्स्ट ऑप्शन में देखो तो बीच में जो एक ट्रायंगल के बीच में एक फोटो जो बना हुआ ट्रायंगल जैसा, तो क्लोज लूप है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करते। चलते हैं सेकंड के तरफ, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि तीनों रिपल्सन है, तो ये हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। लेकिन लग गया इसमें लेकिन क्या लगा हुआ है कि बीच वाले जो चार्जेज है वो उस पे एक क्लोज लूप बना दिया है। तो क्लोज लूप बनाने का मतलब क्या हो गया? वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए हम फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि क्लोज लूप में एग्जिस्ट किया हुआ है। तो बचा क्या? सिर्फ थर्ड वाला। थर्ड वाला देखो, सारे चार्जेज आपस में रिपल्सन कर रहे हैं ना? बिल्कुल कर रहे हैं, और कर तो रहे हैं। और नेक्स्ट इसमें ये भी है कि तीनों के तीनों चार्जेज जो है रिपल्सन भी कर रहे हैं, रिपल्सन भी कर रहे हैं।
तो क्या आपको बात समझ में आ गया है? बिल्कुल बात आ गया होगा समझ में। चलिए, तो कुछ जो है और सवाल कर लेते हैं, कुछ और सवाल कर लेते हैं। तो आपको ये 3 सवाल बैक टू बैक आ रहे हैं आपके बोर्ड पर, आप संभल भी नहीं पा रहे हो, एक सवाल से दूसरा सवाल आ जा रहा है। तो संभले, सवाल को करें, समझे। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, जितना मैंने पढ़ाया बस उसी पे है। मेरा मोटिव यही है कि पूरे के पूरे कंटेंट मैं आपके इस यूट्यूब पे दे दूं, तो आप ये कह ही नहीं सकते वो कहाँ से सवाल आए हैं। तो सारे के सारे कंटेंट होती है। कुछ बच्चे एडवांस के लिए देख रहे होंगे कि मैं आईआईटी के जो मेंस के एग्जाम देने के बाद मैं एडवांस की तैयारी करूंगा, तभी अपकमिंग सेशन में हम एडवांस के भी कंटेंट अपलोड करेंगे सवालों के साथ। बट अभी तो शुरुआत ही है, तो अभी शुरू के कुछ ही वीडियो आ पाए हैं, अभी और आएंगे समय टू समय। एक ही बार नॉट पॉसिबल, एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। एक एक वीडियो अपलोड करने में काफी समय लग जाता है, काफी मेहनत लगते हैं, तो मेहनत तो हम कर ही रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल क्या है? तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पर मैं दिखाऊं, तो नेक्स्ट सवाल ये रहा, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल 2015 के आईआईटी में पूछा गया है। आईआईटी में काफी ज्यादा सवाल पूछे गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इन द अपर हाफ एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज माइनस सिग्मा इन द लोअर हाफ। ठीक है, in the lower of the electric field lines around the cylinder will look like figure are schematic and not drawn to scale। कुछ इस तरीके से बोला है। अब बोल रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो आपको देखते ही इच्छा कर गया होगा कि साला फर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो बाहर निकली है वो किसी कंडक्टर में 90 डिग्री के एंगल पे निकलती हुई महसूस होती है, जैसा मैंने लास्ट के लेक्चर में बताया था। लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में वो 90 डिग्री पे बना नहीं रही है। अब देख रहे हो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या होता है कि सेंटर से जितने लाइनें हैं वो सेंटर से कोइंसाइड करना चाहिए, लेकिन वो कोइंसाइड कर नहीं रहा है सारे के सारे लाइन सेंटर से। अब देख लेना सेकंड वाली लाइन जो है वो भी सिचुएशन उसकी भी कुछ इसी तरीके से है, और 90 डिग्री पे एंगल्स नहीं बना रहे हैं बहुत सारे लाइन्स, बहुत सारे बना भी रहे हैं, बहुत सारे नहीं भी बना रहे हैं। और बना भी रहे हैं तो बी वाले ऑप्शन को देखोगे तो बी जो बीच में जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो क्लोज लूप वाला, क्लोज का मतलब एक टर्मिनेट हो जाना चाहिए था नेगेटिव पे, क्योंकि दोनों को दूर जाके फेंक दिया है इलेक्ट्रिक लाइंस। सी वाले को ऑप्शन को देखोगे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, और प्लस है माइनस पे जाके टर्मिनेट भी हुआ है। क्लोज लूप नहीं बोल सकते हैं, टर्मिनेट हुआ है फिलहाल यहाँ पे। टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि कोई नेगेटिव चार्ज का एग्जिस्ट करना। क्लोज का मतलब क्या होता है, कोई नेगेटिव चार्ज का वहां पे एग्जिस्टेंस है, तब तो क्लोज जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर तो है लेकिन 90 डिग्री नहीं बन पा रहा है। क्या बन पा रहा है? 90 डिग्री नहीं बन पा रहा है। सर आपको कैसे पता लग जा रहा है कि 90 डिग्री नहीं बन पा रहा है? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एंटर किए हैं सिलेंडर के सरफेस पे वो सेंटर से क्रॉस नहीं करेंगे। अगर आप लाइन को आगे बढ़ाओगे तो सेंटर से क्रॉस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और इसी तरीके से डी वाले को देखो तो डी वाले सही है, क्योंकि सारे के सारे लाइन सेंटर से क्रॉस कर जाएंगे और 90 डिग्री के एंगल पे बना भी रहे, 90 डिग्री के एंगल पे बना भी रहे, तो इसलिए ये जो है ऑप्शन सही है। क्या बात आपको समझ में आया? तो ये आज के जितने भी क्वेश्चन थे थोड़ा बोर्ड पर उसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल था, इसके लिए तो हम माफी ही मांग सकते हैं आपसे, और तो क्या कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे क्या सिचुएशन से है। क्या हम आगे पढ़े? तो ये थी फुल नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस कीजिए, आपको और भी दिए गए हैं कहाँ पे, डीपीपी में। तो कल का जो डीपीपी था वो शायद आज इतना अटेंड करने के बाद और अच्छे से हो जाएगा, कल ही हो गया होगा बहुत लोगों को, तो मेहनती बच्चों को तो हो गया होगा, गधेरे लोगों को आज होगा। गधेरे लोग भी मेहनती होते हैं क्योंकि वो तो मेहनत करते हैं, समझ गया। चलिए तो आगे पढ़ें, इसको हटा देते हैं। तो आगे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डायपोल, जिसका नाम है डायपोल। डायपोल में कहना मुश्किल है नीट जेईई के फॉर्मेट से,
लेकिन हाँ बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में डेरिवेशंस हर 1-2 साल बीट करके आती है कि डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो डायपोल आपके लिए बोर्ड वाले बच्चों को जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड का एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में रखिए। डायपोल क्या होता है? रियल में डायपोल एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को कुछ दूरी पर रख दे, वो दूरी हम 2a ले लेते हैं। 2a क्यों लेते हैं हम आपको समझाएंगे समय के साथ। 2a ले लेते हैं, 2a कुछ डिस्टेंस हुआ। 2a क्या है? कुछ डिस्टेंस है। अगर एक नेगेटिव चार्जेज और एक पॉजिटिव चार्जेज अगर कुछ डिस्टेंसेस पे रख दिया जाए, अगर एक नेगेटिव चार्जेज और एक पॉजिटिव चार्जेज कुछ डिस्टेंसेस पे रख दिया जाए, तो ऐसे पेयर को हम लोग डाईपोल बोलते हैं। डाई का मतलब दो और पोल का मतलब पोल, तो दो पोल हो गया, तो ये डाईपोल बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इट इज द सिस्टम ऑफ टू चार्जेज separated at a fixed distance, ठीक है। अगर ये एक सिस्टम है कितने चार्जेस का? 2 चार्जेस का, और जो कि सेपरेटेड होता है फिक्स डिस्टेंस। कई सारी किताब रिकमेंड करती है कि ये जो डिस्टेंसेस जो है वो लिख देते हैं कि फिक्स्ड सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंसेज, बट एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करती है फिलहाल कि स्मॉल डिस्टेंसेज डेफिनेशन में लिखा जाए। सिर्फ बोलता है कि इट इज पेयर ऑफ टू चार्जेज। अगर आप नोट्स में देखोगे हमारे हैंड रिटन नोट्स में, तो उसमें लिखा हुआ इट इज पेयर ऑफ टू चार्जेज आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत स्मॉल डिस्टेंसेज हो, लेकिन ऐसे चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कुछ डिस्टेंसेस पे निकालना, तो उसके लिए कन्वेनियंस जो बनाया गया वो कुछ स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए बनाया गया। मतलब 2a जो डिस्टेंसेज है बहुत स्मॉल डिस्टेंसेज लिया गया। रियल में डाइपोल एग्जिस्ट करता है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में। जैसे H2O पानी होता है तो उसमें एक डाइपोल बनता है। आप केमिस्ट्री टीचर, आप लोगों को बताया होगा, हमें तो केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। तो पानी में जहां पे सब जगह ब्लू ब्लू पानी होता है वहां पर ही डाइपोल बनने लग जाता है। तो डाइपोल उसका सेपरेशन कितना होता होगा? सोचो, सेपरेशन कितना होता होगा? बहुत ही कम सेपरेशन है, एंगस्ट्रॉम में होता है, 10⁻10 मीटर में होता है। क्योंकि H और O पे, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, तो दो डाइपोल बनने लग जाते हैं। अब कोई आपसे पूछने लगे कि उस पानी के एक मॉलिक्यूल्स में और वहां से 5 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो तुम्हें तो कुछ अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा। ऐसे है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि भैया उससे कारण दोनों को ऐड कर दो वेक्टोरियली। लेकिन इतना कम डिस्टेंसेज है कि 5 मीटर की दूरी उसको इनफाइनाइट लगने लग जाएगी। तो ऐसे सिस्टम को स्टडीज करने के लिए केमिस्ट्री वाले लोग बोले फिजिक्स वाले लोगों से कि कुछ करो प्रभु। तो उसकी हम लोग पुकार सुनने आए। उसके हम लोग क्या सुने? पुकार सुनने आए कि हाँ भैया कुछ करते हैं व्यवस्था। तो जनरली डाइपोल का ये मीनिंग नहीं होता है कि कुछ कम डिस्टेंसेज होते हैं। डाइपोल का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं डेफिनेशन में कि बहुत स्मॉल डिस्टेंसेज होते हैं। लेकिन हाँ, जो हमारे कोर्सेज में जो सिलेबस में है वो कुछ स्मॉल डिस्टेंसेज पे है। और जितने भी डेरिवेशंस, जितने भी फॉर्मूले जो बनाए गए वो किसके लिए बनाए गए? स्मॉल डिस्टेंसेज के लिए। अगर आप वो स्मॉल डिस्टेंसेज वाले फॉर्मूले अगर आप लगा दोगे लार्ज डिस्टेंसेज वाले डाइपोल में, तो शायद वो काम ना करे। और एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा चकमा भी दिया है आपको, बहुत अच्छे सवाल को देकर, है कि नहीं? तो वो सवाल हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल हम लिख देते हैं कि generally separated at a small distances। जनरली किस पे सेपरेटेड होता है? स्मॉल डिस्टेंसेस पे, है ना? स्मॉल डिस्टेंसेस पे सेपरेटेड होता है। लेकिन ऐसा कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री में चीजों को डील करने के लिए ऐसे यूज किया जाता है।
आपके मन में बार बार सवाल आ रहे होंगे कि 2a क्यों ले लिया है, मास्टर पागल हो गया है। तो 2a का कारण मैं आपको बताता हूं, अभी नहीं। अब जैसे कि डाइपोल में ये चार्जेज और ये चार्जेज का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, इक्वल चार्जेज होता है। कैसे चार्जेज होता है? इक्वल चार्जेज। तो डेफिनेशन कई तरीके से भी लिख सकते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड एट ए फिक्स्ड डिस्टेंसेज। वो डिस्टेंसेज स्मॉल हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे कोर्सेज में स्मॉल डिस्टेंसेज की चर्चा किया गया है। That's why हम लोग सारे डेरिवेशन स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए करेंगे। तो अब बोला गया कि जो डाइपोल जो होते हैं उसकी स्ट्रेंथ कैसे मेजरमेंट किया जाता है। जो डाइपोल होता है वो कौन सा डाइपोल ज्यादा मजबूत है। डाइपोल की ज्यादा मजबूती का कारण, मजबूती किस सेंस में, मतलब अगर एक डाइपोल है, दो डाइपोल है और उससे x दूरी पर, पहले वाले के x दूरी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, दूसरे वाले के डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला x दूरी पर, पता चला कि पहले वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड वाला पे। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो डाइपोल है वो ज्यादा ताकतवर है। तो डैट ताकतवर जो वर्ड है वो डाइपोल को कैसे डिफाइन करती है, कैसे हम बोलेंगे कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो इसके लिए एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट करता क्या है? इट टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। डाइपोल की क्या मेजरमेंट करती है? स्ट्रेंथ करती है। तो इट टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजरमेंट करती है। किताबी डेफिनेशन कैसे रखते हैं? बोला गया कि डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से मेजरमेंट करते हैं। कैसे? P से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं P से। और कहा गया कि P जो होता है इट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, magnitude of either charge, magnitude of either charge and separation between them। बोला है कि डाइपोल मोमेंट जो है डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजरमेंट करती है और इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। दोनों में से किसी का एक मैग्नीट्यूड है, तो दोनों सेम ही, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो और सेपरेशन बिटवीन देम करो। तो जब आप इस फॉर्मूले को जब लगाओगे, इस तरीके के डेफिनेशन को जब यूज करोगे, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो रियल में इस तरीके से आएगा और वो आएगा Q इंटू में 2a। Q इंटू में 2a। ये क्या है? जो भी रहे, ये तो डिस्टेंस है ना, 2a डिस्टेंस है। डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है? इज वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अब आपके मन में एक ही सवाल आ गया, वो वेक्टर के नाम सुनते हो कि इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल जो है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल किधर से किधर होना चाहिए? केमिस्ट्री की नॉलेज बताओ। सोच लिया क्या तुम लोगों ने? सोच लिया होगा। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्जेस की तरफ होता है ऑलवेज। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है ऑलवेज। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऐसे करते हैं। डाइपोल के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ डाइपोल।
डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। तो आप लोगों ने काफी एक छोटे छोटे पॉइंट लिख लिया। अच्छा, डाइपोल की यूनिट क्या हो जाएगी? डाइपोल की यूनिट आप जानते होंगे, यूनिट ऑफ डाइपोल क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट बोल दो, डाइपोल मोमेंट बोल दो। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? क्यू जो है चार्ज होता है, तो कूलम्ब मीटर होगा कि नहीं होगा? कूलम्ब मीटर, तो कूलम्ब मीटर हो गया। तो दिस इज द, डाइपोल को हिंदी में बोल देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, मजेदार है ना नाम। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम इसको बढ़ाने में थोड़ा जरा सा भी निसंकोच ना करें। तो डाइपोल मोमेंट का हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो हम अभी हिंदी के फिलहाल नहीं जा रहे, चलिए तो हटा देता हूं इसको। डाइपोल मोमेंट निकालना एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से थोड़ा बहुत ये मुश्किलें पैदा करती है। जैसे मुश्किलें पैदा क्या करती है, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा दूं, टाइम पास से एग्जांपल एक दिखा रहा हूं कि एक डाइपोल है P1, कुछ इस तरीके से। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरीके से देने का मतलब हुआ कि नेगेटिव चार्ज कहीं इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज उधर होगा। एक जो है डाइपोल जो है, इसको P मान लो और इसको 2P मान लो, कुछ इस तरीके से। और इन दोनों के बीच के एंगल है कितना? 60 डिग्री। कितना एंगल है? 60 डिग्री। दो डाइपोल है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, तो कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे? नेट डाइपोल मोमेंट तो आप लोग निकालने की कोशिश करोगे, ऑब्वियस बात है। तो जैसे नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, दिस इज द वेक्टर, दिस इज द वेक्टर, सिर्फ डराने के लिए P और 2P लिख दिया आपको, डराने के लिए। तो नेट डाइपोल मोमेंट ऐसे ही आएगा P नेट, और वो कितना आएगा? P नेट। P नेट जो आएगा वो आएगा, तुम्हें याद हो 11th की चीजें, वेक्टर के एडिशन करना, तो वो हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस में 2P का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस में 2P का स्क्वायर, प्लस में 2P cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री कितना? तो 1/2। तो यहां से जब देखोगे तो P का स्क्वायर प्लस में 4P का स्क्वायर प्लस में 4P का स्क्वायर, और cos 60 डिग्री कितना? तो 1/2, 1/2। तो जब इसको जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 और 4 से कैंसिल आउट होगा, तो ये 2P का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4P और 2P 6P का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7P का स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट में 7P। क्या बात समझ में आई? बहुत ही आसान है डाइपोल मोमेंट निकालना, वेक्टोरली ऐड कर दो। तो वेक्टोरली ऐड कर दिया, नोट कर लीजिए। चलिए इसको हटा देता हूं। एक सवाल दे रहे हैं आपको नीट के लिए, नीट में आया हुआ सवाल है, और सवाल जो है आपके सामने है, और सवाल लिखा हुआ है कि 3 पॉइंट चार्ज प्लस Q माइनस 2Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड एट पॉइंट X इज इक्वल टू 0, Y इज इक्वल टू A, Z इज इक्वल टू 0। उसके बाद x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0 respectively. The magnitude and direction of the electric dipole moment vector of this changes assembly are. तो 4 ऑप्शन दे दिए हैं, मैं आपको बारी बारी से चीजें को चर्चा कर देता हूं और क्या लिखा है जो। तो सवाल ये नीट का सवाल है, जेई मेंस वाले भी कर सकते हैं। नीट और जेई मेंस का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, बस आपको सोचने का तरीका है। तो इस सवाल को हम करते हैं। तो इस सवाल में अगर आप देखोगे तो बोला है कि जो 2Q जो चार्ज है, अगर आप एक एक्सिस बना लो, तो एक जो है चार्जेज कुछ इस तरीके से है -2Q ओरिजिन पर, और एक चार्जेज जो है +Q कुछ इस तरीके से है, x इज इक्वल टू में, उसमें y इज इक्वल टू में 0 भी दे के रखा है, z इज इक्वल टू 0। तो आप कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे, +Q है। अब देखो ऐसे सिचुएशंस में कैसे निकालते हैं, हो सकता है ये -2 के जगह पे 3Q भी हो और आपको Q अलग अलग दिखाई दे आपको। अभी तो 2Q है और -2Q है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं।
अगर आप इसे गौर से देखो तो -2q से एक ये बन गया और एक बन गया ये, दो बन गए डायपोल मोमेंट। एक तो जैसे -2q को मैं -q लिख दे रहा हूं, यहाँ पे -q लिख दे रहा हूं, तो एक तो पूरा का पूरा डायपोल ये बन गया और एक पूरा का पूरा डायपोल ये बन गया, दो डायपोल बन गए, है कि नहीं। अब मैं P, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं P बोल रहा हूं, दोनों के डिस्टेंस भी सेम है। A है, हमने 2a माना था, कोई बात नहीं, A भी हो सकता है, A इधर में भी A इधर में भी, तो नेट क्या यही निकलेगा, नेट क्या यही निकलेगा, तो निकल गया। तो कितना हो गया ये P का स्क्वायर प्लस में P का स्क्वायर, वेक्टोरली ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा रूट में 2p, यही होगा, तो रूट में 2 और P कितना होता है डायपोल मोमेंट Q इंटू में A द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, 2a है तो 2a लिख दिए और A है तो A लिखिए, तो ये हो जाएगा। अब चूंकि दोनों डायपोल सेम है, P 45 डिग्री के एंगल पर जाएगा, तो ये कौन सा लाइन हो जाएगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन एक ऑप्शन दिया है x इजिकल टू a, y इजिकल टू a, बात सही है। ये तो y इजिकल टू में a वाला कोऑर्डिनेट था, ये x इजिकल टू में, तो a कॉमा a से क्रॉस करें, तो ऑप्शन इसमें जो है वो शायद फर्स्ट वाला ही होगा, है ना कि नहीं, फर्स्ट वाला ही, √2qa along the line joining point x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 and x is equal to a, y is equal to a, z is equal to 0, सही बात है। यहाँ पर तो x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0, तो सारे हो जाएंगे। क्या बात आपको समझ में आ रही है? तो आई होप आप डायपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे और एंजॉय भी कर पा रहे होंगे, है कि नहीं। ये चीजें बहुत ही आसान है, चीजों का अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट की तरफ बढ़ने से पहले हम इसको हटा देते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उसको अच्छे से डेरिवेशंस कर लेंगे, और आपके डीपीपी में सवाल भी डाले गए हैं उसके, तो सवाल आप करेंगे। जो बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एवरीडे 20 क्वेश्चंस करने हैं। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक अच्छी शुरुआत है आपकी 12th में, और आप इसी जोश के साथ बने रहिए हमारे आरसीपी चैनल के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की। तो हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एक डायपोल है तो डायपोल कुछ इस तरीके से है, -q और एक +q, और यहाँ पर हमारे पास 2a दूरी पर है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। एक तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं एक्सियल एक्सिस बोलते हैं, या फिर पॉइंट भी बोल सकते हैं, एक्सियल एक्सिस बोलना सही नहीं लग रहा है, एक्सियल पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर निकालना होता है ना तो एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसके मिड में सेंटर ऑफ डायपोल के ऊपर या नीचे, सेंटर ऑफ डायपोल के ऊपर या नीचे, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, या फिर इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं। अगर सारे प्लेन की अगर बात करें तो इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो तरीके से निकालेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, है कि नहीं। और दूसरा जो हम लोग निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, या फिर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों को डिवाइड करने वाला होता है ना, दोनों को डिवाइड करने वाला होता है, तो बाइसेक्टर भी कभी कभी बोला जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और हम बारी बारी से डेरिवेशंस को सीखेंगे। तो मैं हटा देता हूं, तो लो हटा दिया। तो डेरिवेशन जो है कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डायपोल हम लोग सीखने जा रहे हैं। पहला केसेज में हमने एक डायपोल लिया, वो -q है और एक जो है यहाँ पे +q, दोनों के बीच की दूरी हम लोग ने 2a ले लिया है,
अब आपको समझ में आएगा कि हम लोग 2a क्यों लिए, बीच बीच से a हो जाता है। और यहां पर एक पॉइंट है P, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब यहां से यहां के बीच की दूरी जो है उसको हम लोग बोलते हैं r। यहां से यहां के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, r बोल रहे हैं। लेकिन r की एक खासियत है, r जो है वो कंडीशन है, यहां पर क्या है, कंडीशन है कि r जो है वो ग्रेटर देन किससे है, a से है। r जो है वो ग्रेटर देन किससे है, a से, वो ज्यादा है। हमने पहले चर्चा किया था कि जो डाइपोल जो होते हैं बहुत ही स्मॉल स्केल पे काम करती है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस पे काम करती है। जैसे हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल्स लिया, ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, HCl भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो बहुत कम डिस्टेंसेस पे काम करते हैं। लेकिन आपको निकालना है 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, जिससे कि दो डाइपोल के बीच की डिस्टेंसेज 1 एंगस्ट्रॉम हो, और आपको निकालना है 1 मीटर पर। तो क्या वो 1 मीटर लार्ज डिस्टेंस हो जाएगा एज कम्पेयर टू 1 एंगस्ट्रॉम, है कि नहीं। तो बहुत लार्ज डिस्टेंसेस पे अगर हम काम करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन स्मॉल डिस्टेंसेस पे नहीं। फिर कभी कभी सवालों में ये भी लिखा जाता है, कभी कभी मन में ये सोचने के लिए मजबूर होती है कि लार्ज डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो हमारे कुछ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग लार्ज डिस्टेंस 6 टाइम्स से ऊपर जब हो जाए तो उसको बोलते हैं लार्जर डिस्टेंस। जैसे 1 मीटर पे है और आपको निकालने के लिए बोला 7 मीटर, 10 मीटर, तो वो सब लार्जेस्ट कैटेगरी के अंदर में आ जाती है। अगर 4 मीटर पे निकालने के लिए बोल रहा है, डाइपोल 1 मीटर का है, 4 मीटर पे निकालने के लिए बोल रहा है, तो ऑब्वियस बात है 2 मीटर पे निकालने के लिए बोल रहा है, तो वो लार्जेस्ट डिस्टेंस के स्केल में नहीं आती है। तो यानी 6 टाइम्स या फिर 6 टाइम्स से ऊपर वाली जो डिस्टेंसेज होती है वो इस कैटेगरी के अंदर में आते हैं। बहुत ही आसान है, आप सीखना। इस पॉइंट P पर दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी, एक तो इस Q के कारण, एक तो इस Q के कारण, और एक तो एक माइनस Q के कारण। तो प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियस बात है प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, तो हम इसको जाता हुआ दिखाई दे देंगे, E प्लस Q दिखाई दे दिया। और माइनस Q के तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसके तरफ में, तो ये हो जाएगा E माइनस में Q। क्या बात समझ में आ गया। E प्लस में Q के बारे में अगर बोलोगे तो ये होगा मैग्नीट्यूड KQ अपॉन में इस Q से दूरी, तो ये जो है तो A दूरी है क्योंकि बीच बीच में है, और ये भी A दूरी है, लेकिन ये तो R तो सेंटर से, लेकिन हमको चाहिए यहां से, तो कितना हो जाएगा, R में से A माइनस कर दूंगा, R में से ये टोटल डिस्टेंस चाहिए, यहां तक R है, हमको चाहिए ये, तो ये दूरी माइनस कर दो, तो R माइनस में A का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम E माइनस Q की बात करेंगे तो ये हो जाएगा KQ R प्लस में A का होल स्क्वायर। बताओ क्या बात समझ में आ गया, क्योंकि R है यहाँ, Q है यहाँ, तो R प्लस में A हो जाएगा। अगर E नेट की बात करूं तो E नेट में हो जाएगा E प्लस Q माइनस में E Q, क्योंकि नेट की बात करूंगा माइनस Q लिख देता हूं कि उधर वाला माइनस में इधर वाला, सिंपल। तो E नेट जो हो जाएगा E प्लस Q कितना है, KQ अपॉन में R माइनस में A का होल स्क्वायर माइनस में KQ R प्लस में Q का होल स्क्वायर। तुम्हें समझ में आया कि मैंने 2A क्यों ले लिया था। अगर तुम यहाँ पे A लेते तो A/2 करते तो यहाँ भी एक मरण हो जाता हमारा। तो A/2 को ऐड करना माइनस करना, क्या तुम लोग जानते हो कितनी मुश्किलें आती है। तो ये हो गया। अगर आपकी इच्छा हो तो क्या मैं KQ को बाहर ले लूं, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं KQ को बाहर ले लेता हूं। तो नेट KQ बाहर जब ले लोगे तो अंदर में बचेगा 1 R माइनस में A का होल स्क्वायर माइनस में R प्लस में A का होल स्क्वायर। अगर आपको LCM आता हो तो कोई बुरी बात नहीं है, हम यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट, यह स्टेप बिना समझाए हुए आप कुछ ऐसे ही लिखोगे, और नीचे क्या लिख दोगे, R माइनस में A और R प्लस में A का होल का स्क्वायर लिखोगे, अंदर में तो यही लिखने वाले हो। समझ में आ गया क्या बात है। अब ऊपर वाले को देखोगे, ये क्या मैं निकाल रहा हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ इस पॉइंट पर।
तो ये कोई डेरिवेशंस नहीं है, ये तो फॉर्मूले की तरह भी नहीं है, ये सिंपल सी एक क्वेश्चंस की तरह है कि नहीं। तो ए प्लस बी का आर का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर प्लस में 2AR, क्या समझ में आया। जब इसको तोड़ोगे तो आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस का 2AR हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ आर का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर प्लस में 2AR। ए माइनस बी और ए प्लस बी, फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा है, कहाँ पे देखे थे हम लोग, क्या था याद आया। आर का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखोगे ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बन जाता है। आर ने आर का स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया, ए स्क्वायर 2AR नहीं कैंसिल आउट किया, तो हटा दूं, नोट कर लिया होगा, हटा देता हूं। चलिए तो हम यहां से बढ़ते हैं, तो के क्यू और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2AR कितना हो जाएगा 4AR अपॉन में। अब देखो आर तो बहुत बड़ा है, किसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में, तो हम ए को स्क्वायर को इग्नोर भी कर सकते हैं, ए को स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, इग्नोर। ए के इग्नोर का मतलब जीरो की तरफ टेंड करा, क्यों, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन ए है, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया, इसलिए तो हमने कंडीशन लिया था। अगर कंडीशन, चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूं, मैं यहाँ पे ना करके एक स्टेप ही लिख देता हूं। तो आर का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर पे स्क्वायर, ये हुआ ई नेट। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डायपोल के कारण, डायपोल क्या, दो चार्जेस के कारण, तो आपको ये रियल फॉर्मूला है, इसमें कोई बेईमानी नहीं किया हुआ है। अगर आप बेईमान हो और बेईमानी करना चाहते हो, अगर आप बेईमान हो और बेईमानी करना चाहते हो इस फॉर्मूले के साथ, तो ये करो कि आर इज ग्रेटर देन ए। तो अगर ऐसी बात है तो आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर लगभग आर का स्क्वायर है कि नहीं। तो इस फॉर्मूले को अगर आप एक बार और करोगे तो के इंटू, मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, 2Q इंटू में आर, थोड़ा देखते रहना मैंने क्या किया है, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर इस पर ऊपर है तो आर पे पावर 4 हो गया। क्या समझ में आ गया ये चीजें। अब यहां पर से अगर और भी देखें तो क्या हो गया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, हाँ ठीक है। एक जो है आर, एक ए रह गया है ना, क्योंकि यहाँ पे लग रहा था ए रह गया है, तो ए रह गया, तो ऐसे एक आर और यहाँ पर एक आर पे पावर 4 कैंसिल आउट करेगा, तो ये हो जाएगा कितना 2K इंटू में 2QA अपॉन में आर पे 3। अगर ये देखो तो ये क्या चीज है बताओ, ये क्या चीज है, ये डायपोल मोमेंट हुआ, Q इंटू में 2 टाइम्स A टोटल डिस्टेंस, तो डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पर ई नेट में लिख रहा हूं, वो कितना आ जाएगा 2KP अपॉन में आर का क्यू, 2KP अपॉन में आर का क्यू। हमने यहाँ पे यूज किया है 2QA को हम लोग P बोल रहे हैं, 2QA को हम लोग क्या बोल रहे हैं, P बोल रहे हैं। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। तो क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, तो देखो राइट साइड होगा। क्यों होगा राइट साइड, जो देखो, क्योंकि प्लस क्यू पास में है, तो प्लस क्यू पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डोमिनेट करेगा उधर में, है कि नहीं। माइनस क्यू दूर में है तो उसका डोमिनेट नहीं करेगा। तो ये जो ई नेट अगर वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना चाहे एक्सिस पे तो लिखोगे 2KP अपॉन में आर का क्यू। मतलब क्या हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, और प्लस लिख दोगे तो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में हो गया, है कि नहीं। तो जिधर P का डायरेक्शन है उधर ही E का डायरेक्शन, माइनस आता तो इसका मतलब उल्टा हो जाता, लेकिन माइनस आ नहीं रहा है, इसका मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज
इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट आया समझ में। लेकिन ये फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर कब के लिए, आर ग्रेटर देन ए के लिए, ओनली वैलिड फॉर कब के लिए, आर ग्रेटर देन ए के लिए। अगर रियल फॉर्मूला ये है, रियल फॉर्मूला तो ये तो बेईमानी वाला फॉर्मूला है, आपने बेईमान किया है कुछ कॉन्सेप्ट से, तो ये है, लेकिन रियल फॉर्मूला ये है। और ये फॉर्मूला है ही नहीं, मैं कहाँ कर रहा हूँ फॉर्मूला है, ये एक तो मैथ है, ये क्वेश्चन है। क्या दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालने आता है आपको? आता है ना, तो बस मैंने तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाला है, लेकिन स्पेशली क्या हमने कर दिया है, यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया है कि हमारे मन में बेईमानी आ चुका है, मैं कंडीशन लगाऊंगा, तो वो कंडीशन आपने लगा दिया, और जब कंडीशन लगा दिया तो वो निकल के आई कैसा, इस तरीके से। तो अगर आप डाइपोल मोमेंट के सवाल बहुत बढ़िया सा करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी को किताब निकालना, और एनसीईआरटी में खोजना कि पहले डाइपोल मोमेंट है कहाँ पे। पहली बात कि एनसीईआरटी किताब आपको रहना चाहिए, नहीं है तो अब खरीदना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे। पैसे लगाकर जब किताब लाओगे तो उसमें देखना फिजिक्स पार्ट 1 में एनसीईआरटी पहला चैप्टर में, पहला नई बुक होगा आपका, तो पहला चैप्टर में देखना कि डाइपोल मोमेंट है कहाँ, और डाइपोल मोमेंट मिले तो वहां पर देखना कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाला है, और उसके जस्ट नीचे में सॉल्व एग्जांपल जो नहीं होती है, सॉल्व एग्जांपल, वो वाले एग्जांपल करना, तो तुमको मजा आएगा, क्योंकि उसने इस फॉर्मूले को लगाया ही नहीं है। डाइपोल आपको दिखाई देगा डाइपोल है, लेकिन इस फॉर्मूले को उसने लगाया ही नहीं, वो लगा दिया जैसे हम लोग ऐसे कैलकुलेट किए ना, ऐसे कैलकुलेट कर दिया। तेरे मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ऐसा कैसे कर दिया, तो जब करोगे तो रियल में वो इसलिए किया था क्योंकि जो आर जो था वो ज्यादा डिस्टेंसेज नहीं है, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर पे निकालने के लिए बोल रहा है। ये 5 सेंटीमीटर है, बोला है 10 सेंटीमीटर पे निकालो, तो 10 सेंटीमीटर इज नॉट लार्जर डिस्टेंस एज कंपेयर टू 5 सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड, है कि नहीं। तो आप करना, हवा में बात करने से कुछ होता नहीं, आप करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। आप इस साइड आओ चाहे इस साइड आओ, इस साइड भी, इस एक्सिस के इस साइड भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा, आप सोचना, मंथन करना, ठीक है। तो हटा देते हैं। तो जैसे कि कभी कभी ऐसे बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच की जब दूरी निकालोगे तो कुछ इस तरीके से ऐसे ग्राफ आ जाता है, कुछ इस तरीके से ऐसे ग्राफ आ जाता है, कुछ इस तरीके से ऐसे ग्राफ आ जाता है ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो अगर देखोगे तो केपी अपोन में आर का क्यू था, तो ये चीजें तो कांस्टेंट है, 2 केपी, 2 भी कांस्टेंट है, तो ई जो है वो इसी तरीके का तो है, आर क्यू। तो ऐसे ग्राफ हम ऐसे बना देते हैं, समझ में आ गया समझ में। तो जैसे जैसे दूरियां बढ़ेगी, जैसे जैसे दूरियां बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, जैसे जैसे पास होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, अनंत नहीं जाएगा, r टेंड्स टू 0 पे अनंत नहीं जाएगा, लेकिन इसके कंपेयर में अनंत की तरफ टेंड शायद कर सकता है, ठीक है। तब ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, टाइम पास का। अगर डीपीपी में सवाल है उस पर एक ग्राफ है तो बच्चे परेशान ना हो जाए। तो ये रही पूरी जानकारी, आपको एक्सिस पे कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको हमने दे दिया। और ये जो बोर्ड में काफी ट्रेंड किए हैं, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, सारे बोर्ड और स्टेट 29 जो बोर्ड्स हैं वो सारे के सारे 29 चाहे जो भी बोर्ड्स हो, सब में ये चीजें बहुत ट्रेंड रही। अब जैसे कि दूसरे पार्ट में जब हम आते हैं तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, या फिर कभी कभी बाइसेक्टर भी बोलते हैं, या तो कभी कभी क्या बोल देते हैं, बाइसेक्टर ही बोल देते हैं। बाइसेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और अगर आप यहाँ पर अगर ऐसे निकालना चाहोगे तो ये बीच बीच की दूरी है। फिर से हम ये 2a ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा 2a हम क्यों ले रहे हैं। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो प्लस क्यू चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से ऐसे करेगी,
और माइनस क्यू चार्जेज इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से करेगी, है कि नहीं। ये बीच की दूरी r है, फिर से कंडीशन वही है कि r ग्रेटर देन a है। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा, क्या समझ में आया। अगर ये थीटा थीटा है तो ये थीटा हो गया, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है। चार्जेस सेम है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो a है, ये डिस्टेंसेज हो जाएगा कितना, r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, ये भी r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, इसीलिए थीटा सेम है। ये सेम है, ये सेम है, तो थीटा भी सेम होगा, सब कुछ सेम है, बिल्कुल दो बहुत मस्त सिमिलर ट्रायंगल है। चार्जेस सेम है, डिस्टेंसेस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ये भी यहाँ से मैं हटा दूं, क्या आपने अगर लिख लिया हो तो ये वाला पोर्शन को हटा देता हूँ ऊपर से ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ से ई हो गया, ई के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ई साइन थीटा बनेंगे, नोट कर लिया, ई साइन थीटा, और इस ई के भी नीचे की तरफ कंपोनेंट बनेंगे ई साइन थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, ई साइन थीटा कैंसिल आउट करेंगे। अब इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा ई कॉस थीटा, और इसका भी एक कंपोनेंट ऊपर बनेगा कितना, ई कॉस थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट कर दिया ना। तो ई नेट कितना हो गया, तो बोलोगे कितना कि सर ये तो 2e कॉस थीटा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसमें कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी तो हम कॉस थीटा लिख लेते हैं, कॉस थीटा हो जाएगा, इससे लिखो चाहे इससे लिखो, बात एक ही है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हुआ a, हाइपोटेनस कितना हो गया r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। हम e भी लिख लेते हैं, e कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन में r का स्क्वायर, तो ये हो गया r की जगह पर कितना है r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर पर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना के क्यू अपॉन में r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा होगा समझ में, बहुत आसान सा है। चलिए, तो ई नेट जब लिखने जब जाएंगे, देखो ये है ही नहीं कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई डेरिवेशन है, लंबे लंबे थ्योरम याद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये सिंपल सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, दो चार्जर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, अब उसमें आप जैसा सोच लो। तो ई नेट 2 इंटू में ई की जगह पे मैं रख देता हूँ कितना, के क्यू अपॉन में r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह पे मैं रख देता हूँ क्या, कॉस थीटा क्या हो जाएगा a अपॉन में रूट अंदर में r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। जब आप आगे बढ़ोगे तो इसको लिखोगे 2k, मैं ऐसे लिखता हूँ के क्यू इंटू में 2a, और नीचे में हो जाएगा कितना r का स्क्वायर प्लस का a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर पे पावर 3/2। दिस इज द रियल आंसर, 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 कि के क्यू 2q जो है r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर रियल आंसर है। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी बेईमानी है, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी बेईमानी है, तो आप करो क्या कि r ग्रेटर देन a है, तो r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर लगभग लगभग क्या बन जाएगा, r का स्क्वायर बन जाएगा। तो जब ई नेट में जब आप ये चीजें यूज करोगे तो कितना लिखोगे, के क्यू 2a अपॉन में r का स्क्वायर प्लस का a का स्क्वायर, वो क्या लिख दोगे r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर पे पावर 3/2। तो फिर से अगर लिखोगे ई नेट तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये क्या हो गया ये अगर देखोगे तो P हो गया, P का मतलब डायपोल मोमेंट, चार्ज इनटू में दोनों के चार्जेस के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा के पी अपॉन में ये 2 कट जाएगा तो r का क्यूब। बोलो समझ में आ गया, आ गया होगा समझ में। तो इसको हटा लेते हैं, हटा दो, नोट कर लिया, बहुत ही आसान है। मैंने क्या किया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जैसे आपको 2e cos थीटा था, मैंने वैसे बना दिया डायग्राम, फिर क्या सबकी वैल्यू रख दिया। रियल फॉर्मूला तो ये है, ये दिस इज द रियल फॉर्मूला, रियल फॉर्मूला। अगर आपके मन में बेईमानी हुआ है तो आप ऐसा बोलोगे, तो बोला तो फिर हमने ऐसे कर दिया, बस हटा दो इसको। चलिए,
तो हम लोगों ने जो फाइनल फॉर्मूला सीखा वो क्या सीखा, ई नेट सीखा, के पी अपॉन में आर का क्यू। अब देखो इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, तो तुम बोलोगे कि सर ये तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आया, इधर, तो उल्टा आया। मतलब डायपोल मोमेंट है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, उल्टा। तो उल्टा को हम लोग फिजिक्स में कैसे लिखते हैं, माइनस के पी अपॉन में आर का क्यू। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ओनली फॉर, कब के लिए, ओनली फॉर कब, जब आर बहुत ज्यादा हो किससे, ए से, आर बहुत ज्यादा हो किससे, ए से, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। नीट में एक सवाल आया था, मैं आपको सवाल करवा नहीं रहा हूं, जो नीट के बच्चे खुद से करेंगे। कुछ ऐसा पूछ दिया था, बोला था कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका जो कांस्टेंट किसके प्रोपोर्शनलिटी में आता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, किस पे डिपेंड करता है, किस पे, क्या सवाल आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसको हो गया, आर क्यू। लेकिन अगर इसको किसी मीडियम में जब रखोगे, जब किसी मीडियम में रखोगे, इस डायपोल को मान लीजिए किसी केरोसिन ऑयल में रख दिया, तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उससे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। उस वाले फॉर्मूले में भी 2 kp अपॉन में आर क्यू वाला में भी, चाहे kp अपॉन में आर क्यू वाला में भी, तुम दोनों में डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड कर दोगे, k से डिवाइड करोगे तो k और k कैंसिल आउट हो जाएगा, k और k क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अरे नहीं कैंसिल आउट मत करना भाई, वो k अलग है और ये k अलग है। ये k कौन सा k है, बोल्टमैन कांस्टेंट बोल्टमैन कांस्टेंट नहीं, k है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और डिवाइड किससे करना है, जिस मीडियम में डुबोगे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। हमने लास्ट के कुछ फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। अगर आपने नहीं किया है तो आप हमारे लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया। रेशियो अगर देखेंगे कि एक्सिस वाला और बाइसेक्टर वाला का रेशियो, तो एक्सिस वाला बाइसेक्टर वाला का रेशियो 2:1 आ जाएगा। कई बार सवाल में पूछे जा चुके हैं। बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला, बाइसेक्टर पे और डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। देखो कैसे कि डाइपोल मोमेंट तो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, उधर, तो दोनों के बीच एंगल कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये भी सवाल पूछा जा चुका है, ओरली सवाल है। एक्सिस वाला का क्या कहना है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। अब तुम्हारे मन में सवाल क्या हो रहा होगा कि सर ये तो एक्सिस पे तो निकाल दिया, बाइसेक्टर पे निकाल दिया, मान लो कि आपको निकालना है यहां पर, तो कैसे निकालोगे। तो हम निकालेंगे, हम सीखेंगे, लेकिन कब सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग को करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि अभी आपके पास है बहुत सारे सवाल और आपको करने पड़ेंगे, करोगे तभी तो सीखोगे। थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होना जाना है, मैं इतना कंफर्म करा देता हूँ। फिजिक्स की एक्चुअल फीलिंग लेनी है तो आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो आप हमारे डीपीपी को कीजिए अच्छे से। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी मन में क्वेरी है, कई तरह की क्वेरी होती है, मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत किया हूँ, अभी पूरी जर्नी बाकी है। और हम पूरी जर्नी में हम फिजिक्स के सारे A to Z वीडियो अपलोड करेंगे। अभी तो जेईई नीट के लिए अपलोड कर रहा हूँ, बोर्ड के लिए कर रहा हूँ, एक नीट का क्रैश कोर्स भी इंट्रोड्यूस करूंगा। कब, जब आप हमारे लेक्चर के थ्रू देखते रहेंगे, दिसंबर में अपलोड करूंगा। SCV के सॉल्यूशन भी अपलोड करने वाला हूँ, हो सके तो DPP के सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। और उस इंतजार में आप हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।